हेलो स्टूडेंट, आप सभी का 12th फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 3 अंक वाले परीक्षा उपयोगी प्रश्न यूनिट वाइज। हम आज यूनिट वाइज पढ़ेंगे। 12वीं बोर्ड परीक्षा आज से 1 महीने बाद होने वाला है। सीजी बोर्ड में मुख्यतः 3 अंक के 12 प्रश्न आते हैं और सबसे ज़्यादा आने वाला प्रश्नों की संख्या 12 इसी का रहता है। 3 अंक वाला 1 अंक के तो केवल 5 ही आते हैं, 2 अंक के 5, 4 अंक के केवल 1 प्रश्न आता है, 5 अंक वाले 3। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है वो है 3 अंक वाले प्रश्न। तो आज मैं आपको अध्याय 3 से लेके अध्याय 10 तक जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं उनको बताऊंगा। फिर दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 11 से अध्याय 15 तक 3 अंक वाले प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं। अध्याय 3 टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। 3 अंक वाले प्रश्न देखिए, इन्हीं को आप याद कर लेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। प्रश्न 1, विभिन्न चालकों के बीच विद्युत धारा के वितरण को ज्ञात करने के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखिए। किरचॉफ के नियम लिखना है। किरचॉफ के 2 नियम हैं। चलिए अगले प्रश्न 2, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करेंगे और यह किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं उसे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के आधार पर कीजिए। मीटर सेतु के प्रयोग में हमें बनाने देता है विद्युत परिपथ का चित्र और दूसरा जो है वो है सूत्र की स्थापना। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बिल्कुल याद कर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो तो उसे किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होगी? समझाइए। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है आंतरिक प्रतिरोध से संबंधित। प्रश्न क्रमांक 5, यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत अधिक हो तो उसे किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होगी? यदि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक हो तो उसे किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होगी? इसका पहला प्रश्न थोड़ा सा इसका उल्टा था। यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य हो, जब नगण्य रहेगा आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में नगण्य रहेगा तो उसे किस क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होगी? ये दोनों प्रश्न एक दूसरे के उल्टे प्रश्न हैं, दोनों को अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए मैं अब आगे प्रश्न बताता हूं आपको। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है कि आंतरिक प्रतिरोध, इसे अच्छे से याद कर लेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल, विभवांतर तथा बाह्य प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, किसी सेल के विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखकर उसका आंतरिक प्रतिरोध से संबंध स्थापित कीजिए। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, किसी नेटवर्क के लिए किरचॉफ का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10, व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, व्हीटस्टोन पर ही
मीटर सेतु आधारित रहता है। जब हम व्हीटस्टोन जानेंगे तभी मीटर सेतु बना सकते हैं। अब देखिए प्रश्न मीटर सेतु का ही आ गया अगला प्रश्न 11। मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत परिपथ खींचकर। व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12। विभवमापी का सिद्धांत लिखिए। आवश्यक विद्युत परिपथ देते हुए संक्षेप में वर्णन कीजिए कि दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध नापने के लिए विभवमापी का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। 12 प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हैं। विद्युत धारा में 3 अंक के। प्रश्न क्रमांक 13। 2, 3 और 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। चित्र भी बनाइए। प्रश्न क्रमांक 14। 8 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े कि तुल्य प्रतिरोध 12 ओम हो जाए। चित्र भी बनाइए। 15वां प्रश्न। यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर n ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो सिद्ध कीजिए किन्हीं दो सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध का मान 2n/3 ओम हो जाए। तो इसमें कुछ परिपथ से संबंधित सवाल भी है, अच्छे से याद करेंगे। 3 अंक का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब हम अगला अध्याय पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4 और अध्याय 5 से 3 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न 1। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक लिखिए। यह अधिकतम और न्यूनतम कब होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का नाम है लॉरेंज बल। प्रश्न क्रमांक 2। अध्याय 4 और अध्याय 5 के प्रश्न है। अध्याय 4 का जो नाम है वो गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व है। अध्याय 5 है चुंबकत्व तथा द्रव्य। प्रश्न क्रमांक 2। समझाइए कि एक चल कुंडली धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। नमन कोण, दिक्पात का कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। प्रश्न क्रमांक 4। सिद्ध कीजिए tan थीटा = v/h सेकंड, I² = v² + h²। प्रश्न क्रमांक 5। भूचुंबकीय तत्व कौन कौन से हैं, समझाइए। प्रश्न क्रमांक 6। भूचुंबकीय तत्वों के विभिन्न घटकों में संबंध स्थापित कीजिए। 3 अंक के प्रश्न, बहुत ढेर सारे पढ़ के रखना है और इन प्रश्नों का उत्तर 1 पेज 1.5 पेज आता है। चलिए मैं आगे आपको और प्रश्न बताता हूँ। गतिमान आवेश और चुंबकत्व से संबंधित 3 अंक वाले और भी प्रश्न है मेरे पास। चलिए 3 अंक वाले और प्रश्न इसी अध्याय के हैं। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। अक्षीय स्थिति हम जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। चुंबकीय द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण या बल आघूर्ण के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। बल आघूर्ण का व्यंजक। आगे प्रश्न है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। कार्य, दंड चुंबक को घुमाने में किए गए कार्य हेतु व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ये सब 3 अंक के प्रश्न है, 1-1 पेज का बनता है। प्रश्न क्रमांक आगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आगे प्रश्न क्रमांक 6। भूचुंबकीय तत्व कौन कौन से हैं, प्रत्येक को परिभाषित कीजिए। केवल परिभाषा लिखना है। अब हम अगले अध्याय 6 और 7 के 3 अंक के प्रश्न पढ़ेंगे। अध्याय 6 का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अध्याय 7 का नाम है प्रतिवर्ती धारा।
प्रश्न 1 अध्याय 6 से 7 से लेंज का नियम लिखिए तथा समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है। प्रश्न 2 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम लिखिए। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम लिखिए। हम लोग जानते हैं फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम हैं। प्रश्न 3 भंवर धाराएं क्या है? इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। इसके उपयोग लिखने हैं भंवर धारा के। प्रश्न क्रमांक 4 अपचायी तथा उच्चायी ट्रांसफार्मर में 4 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5 स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। प्रश्न 6 अंकित प्रश्न है। एक बंद लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिया जाता है, जहां 5 = 60² + 70 + 1, जहां 5 मिलीवेबर व t सेकंड में है। तो t बराबर 2 सेकंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए अब इसी के और आगे हम पढ़ते जाएंगे। प्रश्न आंकिक प्रश्न विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पाठ से प्रश्न स्वप्रेरण गुणांक क्या है? 800 फेरों वाली एक कुंडली में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके प्रति फेरे में चुंबकीय फ्लक्स का मान 1.5 × 10⁵ वेबर है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से हमारा अगला आंकिक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण। 1000 फेरों वाली कुंडली में 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रत्येक फेरे में 0.5 × 10⁵ वेबर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करती है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। इसी अध्याय का अगला अंकित प्रश्न स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? किसी लौह क्रोड युक्त परिनालिका पर स्वप्रेरकत्व 2.8 H है। क्रोड को हटाने पर स्वप्रेरकत्व 2 mH मिली हेनरी हो जाता है। उपयोग किए जाने वाले क्रोड की आपेक्षिक चुंबकनशीलता क्या है? ये परिनालिका से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न आगे अंकित प्रश्न विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? किसी 10 ओम प्रतिरोध युक्त वाली कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान 0.01 सेकंड में 12 मिली वेबर से घटकर 6 मिली वेबर कर दिया जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न अगला 5 अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? यह सदिश है या अदिश? किसी 2 लौह क्रोड परिनालिका का अन्योन्य प्रेरकत्व में 2 कुंडली होती है। अन्योन्य प्रेरकत्व 3 हेनरी है। क्रोड को हटाने पर अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 मिली हेनरी हो जाता है। उपयोग के लिए आपेक्षिक चुंबकनशीलता क्या है? चलिए आगे कुछ अंकित प्रश्न और देखेंगे। परीक्षा में अभी पिछले 3 साल से विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पाठ प्रतिवर्ती धारा पाठ से अंकित प्रश्न पूछा जा रहा है। इस वर्ष भी बहुत संभावनाएं हैं। एक लूप से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स का मान 5 = 2t² - 5t + 7 है। 5e का मान मिलीवेबर तथा t का मान सेकंड में है। t बराबर 2 सेकंड में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? प्रश्न 7 एक लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 5 = 10t² + 5t + 1 है, जहां 5e का मान मिलीवेबर तथा t का मान सेकंड में है। t बराबर 5 सेकंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? अब हम पढ़ेंगे अध्याय 8 के 3 अंक वाले प्रश्न। अध्याय 8 जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुम्बकीय तरंगे केवल 3 अंक का प्रश्न आता है इस यूनिट से और बहुत सरल है। इसे सबसे पहले तैयारी करके अच्छे से रख लेंगे। प्रश्न 1 विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? इनके कोई 4 गुण लिखिए।
प्रश्न क्रमांक 2, निम्न तरंगों के उत्पादन के स्रोत एवं एक एक उपयोग लिखिए। रेडियो तरंगे, एक्स किरण, गामा किरण। प्रश्न क्रमांक 3, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, इनकी प्रकृति का चित्र खींचकर समझाइए। प्रश्न क्रमांक 4, रेडियो तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। प्रश्न 5, आवर्तक तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, सूक्ष्म तरंगों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इनके 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। तो जितने भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे के प्रकार है सबका हमको पढ़ लेना है, उत्पादन कैसे होता है, इनके 2 उपयोग क्या है। अब हम पढ़ेंगे अगला अध्याय, अध्याय 9, अध्याय 10। आज हम अध्याय 10 तक ही पढ़ेंगे 3 अंक वाले प्रश्न। वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम 11 से 15 अध्याय का वीडियो 3 अंक वाले इसके बाद बनेगा। किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र, अध्याय 10 का नाम है तरंग प्रकाशिकी। प्रश्न क्रमांक 1, 3 अंक के लिए, प्रकाश की उत्क्रमणिका का सिद्धांत क्या है, सिद्ध कीजिए। ए म्यू जी इक्वल टू 1/g म्यू ए। प्रश्न 2, प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को परिभाषित कर इनके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3, व्यतिकरण और विवर्तन में 3 महत्वपूर्ण अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 4, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विवर्तन प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। विवर्तन प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त हमको लिखना है। ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटना प्रदर्शित करना प्रकाश तरंगों की अपेक्षा आसान होता है। प्रश्न 5, प्रकाशिक तंतु क्या है, इसके उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 6, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध लिखिए। यहां होना चाहिए व्युत्पन्न कीजिए। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध व्युत्पन्न कीजिए। चलिए आगे और देखते हैं प्रश्न। अब हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अध्याय 9, किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र, और अध्याय 10 से 3 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न 7, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, इसकी शर्तें लिखिए। प्रश्न 8, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या है, इसके 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। प्रश्न क्रमांक 9, परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए नामांकित किरण आरेख खींचिए। 3 अंक में आता है ये। केवल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब रचना के लिए केवल नामांकित किरण आरेख बनाना है। जब वस्तु द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 11, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब रचना के लिए खगोलीय दूरदर्शी, इसको आकाशीय दूरदर्शी भी कहते हैं, का नामांकित किरण आरेख खींचिए। चलिए 3 अंक के और प्रश्न है कुछ। ये अध्याय बहुत लंबा है। अध्याय 9, अध्याय 10, 2 प्रश्न 3 अंक में आते हैं यहां से। प्रश्न 12, कोणीय वर्ण विक्षेपण को परिभाषित करते हुए इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13, वर्ण विक्षेपण क्षमता या विक्षेपण क्षमता की परिभाषा देते हुए इसके सूत्र को प्रतिपादित कीजिए। अगला अंतिम 2 प्रश्न। प्रश्न 14, एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति चित्र खींचकर समझाइए।
अंतिम प्रश्न, प्रश्न 15, अवतल लेंस द्वारा एक वस्तु के प्रतिबिंब बनाने को स्पष्ट रेखा चित्र द्वारा समझाइए। अवतल लेंस में जब प्रतिबिंब बनता है वस्तु के सामने बनता है आभासी, एक ही स्थिति में इसका प्रतिबिंब रचना रहता है। तो आपको 3 अंक के प्रश्न बहुत गंभीरता से पढ़ना है। अगले वीडियो में मैं आपको अध्याय 11 से अध्याय 15 तक का वीडियो दिखाऊंगा।